हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका शिक्षा यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं संसद के बारे में, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में संसद से कई सवाल पूछे जाते हैं और कई बार होता क्या है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा में कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे जिससे कि हम आसानी से याद भी कर पाएं और कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। अब बात करते हैं संसद के बारे में। संसद क्या होती है? संसद मुख्यतः जो है वो केंद्र सरकार का एक विधायी अंग है, अर्थात केंद्र सरकार जहां पर देशवासियों के लिए या देश के लिए कोई कानून बनाती है और वहां पे राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की बैठक होती है, उसी को हम संसद कहते हैं। अब हम बात करते हैं संविधान के दृष्टिकोण से। अगर हम देखें तो चूंकि संविधान में आप लोगों को पता है कि 22 भाग हैं, उसी में से भाग 5 में और आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक संसद के बारे में लिखा गया है। ये चीजें हम याद भी कर सकते हैं कि भाग 5 आर्टिकल 79 से लेके 122 तक संसद के बारे में लिखा गया है। आइए इसको चर्चा करते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं लोकसभा। चूंकि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के 3 अंग होते हैं, उनमें से लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। कई बार एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि लोकसभा की संरचना किस आर्टिकल के तहत हुई है और राज्यसभा की जो संरचना है वो किस आर्टिकल के तहत हुई है। तो लोकसभा की संरचना आर्टिकल 79 के तहत और राज्यसभा की जो संरचना है वो आर्टिकल 80 के तहत। याद करने का आसान तरीका, चूंकि लोकसभा जो है वो निम्न सदन है, अर्थात उसकी जो संरचना है वो आर्टिकल 79 के तहत, और राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है, तो उसकी संरचना जो है वो आर्टिकल 80 के तहत की गई है। अब हम बात करते हैं इनकी सीटों के बारे में। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या है 552। उसी तरह राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या है 250। अब हम बात करते हैं राज्य और केंद्र पे कितने सदस्य चुन के आते हैं लोकसभा और राज्यसभा में। तो राज्यों द्वारा जो सांसद चुने जाते हैं उनकी संख्या जो है वो 530 है, और केंद्र में जितने, जबकि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसी में से जो 530 सदस्य हैं वो राज्यों से आते हैं, और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से 20 सांसद जो हैं वो केंद्र से आते हैं। अब इसी तरह राज्यसभा में राज्यों द्वारा चुने गए राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो है वो 225 है, और केंद्र द्वारा चुने गए सदस्यों की संख्या 8 है। चूंकि ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता, एक जानकारी के लिए बताया गया है कि राज्य में इतने सदस्य चुने जाते हैं और केंद्र में इतने सदस्य चुने जाते हैं। अब हम बात करें कि इसमें एक पॉइंट और है कि जो लोकसभा है उसमें 2 सदस्य एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। उसी तरह राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। एंग्लो इंडियन से तात्पर्य है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके माता या पिता किसी यूरोपीय कंट्री, खासकर ब्रिटिशर से हो, और वो अब भारत का निवासी हो और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तो उस तरह के सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। उसी को हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। लेकिन एंग्लो इंडियन का पद जो है वो 2020 में समाप्त कर दिया गया है संविधान के 104वें संशोधन द्वारा। उसी तरह अगर राज्यसभा में बात करें तो 12 सदस्य जो हैं वो कौन से ऐसे सदस्य हैं जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करता है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जिनका विशेष योगदान कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में विशेष योगदान रहता है, तो राष्ट्रपति उसकी सूची बनाता है और प्रधानमंत्री के सलाह पर उसे 12 सदस्य जो हैं वो मनोनीत करता है। वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं वर्तमान में।
अब हम बात करते हैं दोनों की योग्यता के बारे में। क्योंकि लोकसभा सदस्यों के लिए जो योग्यता है वो भारत का नागरिक हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, अर्थात कोई सरकारी नौकरी ना करता हो, कोई सरकारी ठेका वगैरह ना लेता हो, साथ ही उसकी उम्र जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 25 वर्ष वो अपनी उम्र पूरी कर चुका हो, वो सदस्य जो है वो लोकसभा सदस्य बनने के लिए वो व्यक्ति योग्य है। कभी कभी होता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ ये पूछता है कि लोकसभा सदस्य जो है बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, तो याद रखना है 25 वर्ष। उसी तरह अगर हम बात करें राज्यसभा में, तो एक आम बात है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। तो एग्जाम में चूंकि जो पूछता है वो अधिकतर योग्यता के बारे में, आयु के बारे में पूछता है। तो लोकसभा में 25 वर्ष और राज्यसभा में 30 वर्ष। इसमें कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि 25 वर्ष किस में है और 30 वर्ष किस में है। तो याद करने का आसान तरीका, चूंकि लोकसभा जो है वो निम्न सदन है, अर्थात उसमें सदस्यों की जो आयु होगी वो कम होगी 25 वर्ष, और राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है, उसमें सदस्यों की जो आयु होगी वो अधिक होगी, अर्थात 30 वर्ष होगी। इस तरह से इसे हम याद कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे निर्वाचन के बारे में। लोकसभा सदस्यों का चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, अर्थात जनता इसमें मतदान करती है, और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात इसमें जनता चुनाव नहीं करती है, जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वो इसमें वोटिंग करते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव में। शपथ की बात करें तो लोकसभा सदस्य के जो शपथ लेते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष के सामने लेते हैं, वहीं राज्यसभा में बात करें तो वो सभापति के सामने अपना शपथ ग्रहण करते हैं। कार्यकाल की बात करें, चूंकि आप लोगों को पता है कि सांसद का कार्यकाल 5 साल होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन 2 वर्ष के पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं। तो ये सवाल एग्जाम में राज्यसभा से अधिकतर पूछा जाता है कि इसका कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष, और 2 वर्ष पर कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो 1/3 सदस्य इसके 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब हम बात करें त्याग पत्र के बारे में। तो जो लोकसभा के सदस्य हैं वो अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, और राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो अपना त्याग पत्र सभापति को देते हैं। सदन के बारे में बात करें तो लोकसभा जो है वो अस्थायी सदन है, अर्थात इसे भंग किया जा सकता है, और राज्यसभा जो है वो अस्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। ये लोकसभा और राज्यसभा के बारे में दोनों एक साथ पढ़ेंगे। अगर किसी को भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो वीडियो को 1-2 बार और देख सकता है, आसानी में समझ में आ जाएगा। अब हम आगे बात करेंगे कि अप्रत्यक्ष चुनाव कैसे होता है। उससे पहले हम थोड़ा सा राष्ट्रपति पे एक नजर डालते हैं। क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। संविधान के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, यानी 52 से लेकर 78 तक संविधान में राष्ट्रपति के बारे में लिखा गया है। अब हम बात करें योग्यता के बारे में, तो लोकसभा सदस्य मुख्यतः जो है एग्जाम में पूछने वाला जो पॉइंट है कि राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो उसकी आयु जो है वो 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए और लोकसभा सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। क्योंकि कार्यकाल आप लोगों को पता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और उसका चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अर्थात जनता वोट नहीं करती है, जनता द्वारा लोकसभा और विधानसभा के और राज्यसभा सदस्यों जो चुने जाते हैं वही लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करते हैं। शपथ के बारे में बात करें तो शपथ जो है वो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उस समय जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उसके सामने राष्ट्रपति अपना शपथ ग्रहण करता है। त्याग पत्र के बारे में बात करें तो आर्टिकल 56A के तहत राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को देता है।
आशा करते हैं कि ये जो टेबल है इसे आप आसानी से समझ गए होंगे, और चूंकि एक एक पॉइंट आपको सब में कवर कराया गया है और इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। याद करने का आसानी तरीका, दो चीज़ों में कंफ्यूजन होती है, एज के बारे में, क्योंकि निम्न सदन है तो इसकी एज होगी लोकसभा की 25 वर्ष, और उच्च सदन है तो इसकी एज होगी वो 30 वर्ष होगी। अब हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव के बारे में। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम दिल्ली को लें, तो जैसा कि अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब है इसमें जो चुनाव होता है वो अनुपातिक प्रणाली के अनुसार होता है, अर्थात कोटा के द्वारा इसमें वोटों को गिना जाता है और प्राथमिकता के अनुसार इसमें सदस्य जीत हासिल करते हैं। किस तरह से, हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें। मान लीजिए दिल्ली में विधानसभा की 70 सीट है और उसमें राज्यसभा की जो है वो 3 सीट है। अब आम आदमी पार्टी जो है उसके पास 64 सीट है और बीजेपी के पास मान लीजिए 3 सीट है। अब इसको हम कोटा के माध्यम से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे 70 सीट है, अर्थात राज्यसभा में जो 3 सीट है, इन 70 सीटों को 70 लोगों का वोट तो पड़ेगा, लेकिन वो प्राथमिकता के अनुसार पड़ेगा। मान लीजिए ए बी सी 3 सीट है और 3 कैंडिडेट खड़े हैं, तो जो ये 70 कैंडिडेट जो वोट डालेंगे वो अपनी पहली प्राथमिकता ए को देंगे या बी को देंगे या सी को देंगे। उसी तरह दूसरी प्राथमिकता बी को देंगे या ए को देंगे या सी को देंगे। उसी तरह तीसरी प्राथमिकता ए को देंगे या बी को देंगे या सी को देंगे। तो इसमें जो है वो पहली प्राथमिकता के वोट पहले काउंट होते हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट पहली प्राथमिकता के वोट से ही जीत हासिल कर लेता है तो दूसरी और तीसरी प्राथमिकता के वोट गिनने की जरूरत नहीं रहती। आइए उसी को समझते हैं। क्योंकि कोटा जो होता है उसका एक फार्मूला होता है, कुल वैध मत इक्वल टू 100 अपान राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या प्लस 1। इस फार्मूले के अनुसार जो है वो हम कोटा निकालते हैं। अगर इसको हम हल करते हैं तो कुल वैध मत अर्थात वैध मत जो है दिल्ली में विधायकों की जो संख्या है वो 70 है, इक्वल टू हम 100 कर देंगे। ये इसलिए क्योंकि इसमें अनुपातिक प्रणाली के अनुसार चुनाव होता है, इसलिए इसको हम 100 से गुणा करते हैं। लेकिन जहां भी विधानसभा सीट एक है, जैसे कि नागालैंड में, तो वहां पे हम लोग 100 से गुणा नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं ऑब्लिक राज्यसभा में 3 सीटें हैं हमारी, तो 3 + 1 4 हो जाएगा। इसको अगर हम हल करते हैं तो आंसर जो लगभग निकल के आएगा वो होगा 1750। क्योंकि अनुपातिक प्रणाली में चुनाव होता है तो इसको हम 100 से गुणा करेंगे और इसको हम हल करेंगे तो आंसर जो निकल के आएगा वो 1750 होगा। अर्थात एक सदस्य को जो राज्यसभा सीट जीतने के लिए 1750 वोट की जरूरत है। आइए अब इसको हम समझते हैं कि किस तरह चुनाव होता है। मान लीजिए ए सदस्य हैं, बी सदस्य हैं और सी सदस्य हैं। क्योंकि सीट हमारे पास 70 है और वोट हमारे पास 70,000 है, तो इस तरह से वोट जो है वो 7,000 है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ए को मान लीजिए 4,000 वोट मिले, बी को 2,000 वोट मिले और सी को 1,000 वोट मिले। क्योंकि यहाँ पे जो है वो
एक कैंडिडेट को जीतने के लिए 1750 वोट की जरूरत है। तो ए जो है वो इसके पास 4000 वोट है, अर्थात जो ए पार्टी है वो राज्यसभा की 2 सीटें ले जाएगी। उसी तरह जो बी है उसके पास 2000 वोट है और जीत के लिए चाहिए 1750 वोट, तो एक सीट जो है वो बी पार्टी ले जाएगी। अर्थात पहली ही मतगणना में तीनों सीटें निकल गई। अब हमें दूसरी और तीसरी प्राथमिकता के वोटों की गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका जो वोट होता है वो कभी कभी संक्रमण के तरीके से होता है। वो किस तरह से किया जाता है, आइए उस पर भी डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ए कैंडिडेट को मिले 3000 वोट और बी कैंडिडेट को मिले हैं 2500 वोट और सी कैंडिडेट है उसे मिले हैं 1500 वोट। चूंकि इसमें देखते हैं कि जीत के लिए वोट जो होने चाहिए वो 1750 होने चाहिए। अब ए कैंडिडेट के पास 3000 वोट है, अर्थात इसके पास सिर्फ एक सीट जाएगी। ये प्राथमिकता वोट वाली की हम बात कर रहे हैं। ए के पास प्राथमिकता वोटों की संख्या जो है वो 3000, बी के पास 2500 और सी के पास जो है वो 1500। क्योंकि एक सीट ए के पास चली जाएगी, एक सीट बी के पास चली जाएगी। सी को एक भी सीट नहीं मिली, क्योंकि जो जीत के लिए 1750 वोट होने चाहिए और इसके लिए मात्र 1500 वोट है। तो हम करेंगे कि सी के पास जितने भी प्राथमिकता वाले वोट हैं इसको सी को हम खत्म कर देंगे और इसके वोट जो है वो हम ए और बी में बांट देंगे। मान लीजिए जिन व्यक्तियों ने ए को अपनी पहली प्राथमिकता दी और बी को दूसरी प्राथमिकता दी, उसी तरह जो सी वाले हैं उसने भी अपनी अगर पहली प्राथमिकता 1500 वोट अगर सी के पहली प्राथमिकता वाले हैं तो ये कहीं ना कहीं अपनी दूसरी या तीसरी जो प्राथमिकता है वो ए और बी को दिए होंगे। जैसे मान लो सी का अगर हम यहाँ पे करते हैं कि मान लो सी का अगर 1500 वोट है तो ए को अगर हम संक्रमण करते हैं तो ए के पास मान लो चला जाता है 1000 वोट और बी के पास चला जाता है 500 वोट। इस तरह से जो गिनती हो जाएगी इसकी हो जाएगी 4000 और इसकी हो जाएगी 3000। अर्थात ए वालों के पास 2 सीट चली जाएगी और बी पार्टी के पास 1 सीट चली जाएगी। तो इसलिए ये संक्रमण के माध्यम से चुनाव होता है। तो कभी कभी एग्जाम में भी पूछा जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो किस तरह से होता है। तो याद करिए, एकल हस्तांतरण संक्रमणीय विधि द्वारा, कहीं हस्तांतरण लिखा रहेगा और कहीं संक्रमणीय द्वारा। आशा करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी अगर कंफ्यूजन है तो आप इसको 1-2 बार और देखें। साथ ही आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।